हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान में मैं एसपी शुक्ला अनिल मिश्रा सर के साथ स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, सुपर टेट के लिए आपकी जो तैयारी है काफ़ी दिनों से चल भी रही होगी और बहुत सारे बच्चे आप परेशान भी होंगे कि आप भर्ती कब आएगी और क्लासेस कब प्रारंभ होंगी। तो आपको बताना चाहूँगा, भर्ती प्रक्रिया ये बोर्ड का काम है और हम लोगों का अपना काम है कि हम कार्य को मंजिल तक पहुंचाने के लिए किन किन रास्तों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को आप तक सुगमतापूर्वक पहुंचा सकें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं एसपी शुक्ला आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों पता है, सुपर टेट के लिए जो सिलेबस है लगभग यूपी टेट में भी वही है। अगर कुल मिला के ये कहें तो यूपी टेट में कुछ ज़्यादा सिलेबस है और सुपर टेट में उतना होता नहीं है। लैंग्वेज की जो अहम भूमिका होती है, जिसमें जो है आपको पता है कि 10 क्वेश्चंस जो है संस्कृत के आते हैं, तो 10 क्वेश्चन संस्कृत के लिए आपने पढ़ा भी है, यूपी टेट में भी बहुत अच्छे से सर से आपने पढ़ा है। उसी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने के लिए आपके बीच में कंबाइंड तरीके से यूपी टेट और सुपर टेट दोनों बैच को एक साथ लेकर के चलेंगे। इससे आपका बेनिफिट होगा कि जो भी बच्चा सुपर टेट का हो या फिर टीईटी के लिए जो है देना चाहता है, वह बैच ज्वाइन कर सकता है। तो जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट हो, जिन बच्चों को आवश्यकता हो, आज से हमारी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। नियमित रूप से ये कक्षा आपको इसी समय पर प्रत्येक दिवस मिलती रहेगी, बिना किसी अबाध रूप के आपको मिलेगी और इसका पीडीएफ फाइल भी जस्ट आप वीडियो के बाद ही डाउनलोड कर सकेंगे। वीडियो के बाद ही आपको जिस भी ग्रुप में रहते हैं वहां से आप इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर लेंगे। तो देर ना करिए, आइए सर के साथ थोड़ा सा 2-4 मिनट परिचय करिएगा, क्योंकि इतने दिन आपको परिचय किए हो गए होंगे। तो थोड़ा सा परिचय करिए, कैसे कंपटीशन की क्या वैल्यू होती है उसको जानिए। फिर उसके बाद सर आपको सुपर टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे। क्लास को यहीं से प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है मित्र, थोड़ा सा अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। लीजिए सर। हाँ, नमस्कार मित्रों, शुक्ला एजुकेट परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि मित्रों चैनल पर हम लोग नए नहीं हैं, काफ़ी दिनों तक हम लोगों ने साथ में काम किया है। टीटी के बैच में, फिर सुपर टेट की भी बैच में हम लोगों ने साथ में रह करके जो है पूरे सिलेबस पर फोकस किया था। और पिछला जो आपका रिजल्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा मित्रों। और आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर सुपर टेट की बैच कब स्टार्ट की जाए। तो सर शुक्ला सर के निर्देशन में नए बैच की शुरुआत की जा रही है और एक बेहतर ढंग से जो है सुपर टेट की बैच, क्योंकि मित्रों आप देख रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, अभी कल एक कमेंट आया था एक मित्र का कि सर मैं कितने दिन में टीचर बन सकता हूं। तो हमने कहा मित्र, यह तो नहीं बताया जा सकता है कि आप कितने दिन में टीचर बन सकते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षाएं क्या हो गई हैं, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं। अब इसको प्रदेश सरकार बता सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बता सकता है कि आप कितने दिन में टीचर बन सकते हैं। तो हाँ, एक चीज़ यह डिसाइड है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, इस तैयारी के लिए जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, इस सिलेबस को आप कितने दिन में तैयार कर सकते हैं। एक शिक्षक इस बात की आपको सुझाव दे सकता है कि भैया इसमें 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, इतने समय में आप पूरे कोर्स को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, आते हैं और सबसे पहले एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि आज परीक्षा प्रणाली और इतनी टिपिकल होती जा रही है कि प्रतियोगिता में इतनी भीड़ है
और उस भीड़ से हमें निकलना है। निकलने का मतलब यह है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है मित्रों। तो मैं बार बार कहता हूँ कि तैयारी करने से पहले कुछ चीज़ें जानना नितांत आवश्यक है आप लोगों को, क्योंकि आज देखिए साधन इतने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आप लोग एकदम मार्केट में आते हैं, करते क्या है कि जो भी मार्केट में परीक्षापयोगी साधन हैं, बाजारू पुस्तकें या गाइडें, उसी पर आप एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं और पता लगता है कि आप ऐसे सामान्य प्रश्न गलत कर देते हैं कि जिससे पता लगता है कि टीटी में आप कोई 89 प्रश्न करके रुक गया। एक ही प्रश्न से आपका परीक्षा परिणाम जो है रुक जाता है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं। एक मैं सुझाव देना चाहता हूं कि देखिए परीक्षा की तैयारी, विशेष रूप से सुपर टेट की बात हो रही है, तैयारी करने से पहले मूल ग्रंथ ले लें, कोई भी मूल ग्रंथ ले लें जो ग्रामर से संबंधित किसी भी राइटर की किताब हो। बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, मूल ग्रंथ का ही फोकस करेंगे। और एक चीज, अच्छे मार्गदर्शक के बीच में आप रहें जो सदैव आपकी कमियों को अवलोकित करता रहे, क्योंकि अच्छे मार्गदर्शक के निर्देशन में आप अपनी तैयारी को बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं मित्रों। तो आज मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करना चाहता हूँ, सीधे विषय बिंदु पर आना चाहता हूँ। एक चीज़ और, विषय बिंदु से जानने से पहले, जैसा कि अभी सर ने कहा कि थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा तैयारी करते समय आप जो है भटक जाते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। पढ़ाई हमें क्या करनी है, कितना पढ़ना है, इसको न जान करके सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं और आप जो है विषय वस्तु से इतर हो जाते हैं। विषय वस्तु से इतर का मतलब अलग हो जाते हैं। जो चीज़ पढ़नी है उसको न पढ़ करके विशेष रूप से आपका इतना विस्तार हो जाता है कि मूल बिंदु जो पढ़ना है उसको आप छोड़ देते हैं। तो परीक्षा और पाठ्यक्रम तैयारी करने से पूर्व विषय वस्तु का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप अवश्य जानें। इसके साथ साथ पूर्व में कुछ जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी देख लें। इसके बाद अपने अध्ययन की आप शुरुआत करें और आज की क्लास में हम यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सुपर टेट या टीटी का जो सिलेबस डिसाइड किया गया है उसमें कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको पढ़ना है। तो देखिए आपके सिलेबस में जो आपकी विषय सूची बनाई गई है मित्रों, उसमें जो पहला प्रश्न आना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि भाषा में आपके पास 3 भाषाएं हैं। पहली भाषा हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा अनिवार्य रूप से सबको पढ़ना है। टीटी के सिलेबस में 2 भाषाएं विकल्प के रूप में रखी गई थी। पहला संस्कृत भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी भाषा थी। यहाँ मित्रों आपके पास विकल्प था। विकल्प का मतलब ये है कि आप विकल्प का चयन आपकी स्वतंत्रता के अनुसार है। आप संस्कृत भाषा भी पढ़ सकते हैं, आप अंग्रेजी भाषा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टीटी की परीक्षा अब आपने पास कर ली है तो पास करने के बाद ये विकल्प को खत्म कर दिया गया है मित्रों। अब आप एज ए शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको हर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आपको संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको जो है इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा अभी नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति में जो है
आप शिक्षक बनने जाएंगे और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी एक शिक्षक के रोल पर है। आपको भाषा सिखाना है, आपको हिंदी भाषा भी सिखानी होगी, आपको संस्कृत भाषा भी सिखानी होगी, आपको अंग्रेजी भाषा भी सिखानी होगी। तो इसलिए अब सबको सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप टीटी में जो है अंग्रेजी नहीं पढ़े, संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिए, चलिए ठीक है हमने काम कर लिया, हम परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए। लेकिन मित्रों, इस विकल्प को सुपर टेट में समाप्त कर दिया गया है। अब एक एक प्रश्नों की आपकी लड़ाई है मित्रों, एक एक प्रश्न को सही करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरिट की पोजीशन क्या हो रही है। क्योंकि आज प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है, क्योंकि संसाधन इतना पर्याप्त मात्रा में आप तक पहुंच रहा है जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दे रहा है मित्रों। तो इसलिए हम आपसे कहते हैं कि एक अच्छे मार्गदर्शक के गाइड में यदि आप लगें तो कितनी भी बड़ी लक्ष्य हो, कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, और ये उदाहरण नहीं है, ये आपके लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन है, एक उदाहरण है। एक बार एक डांस प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें एक बालिका ने भाग लिया। डांस प्रतियोगिता 2 घंटे की थी और उस डांस प्रतियोगिता में जो बालिका ने भाग लिया था, उस बालिका की जो ट्रेनर थी, जो प्रशिक्षक थी, वह उसकी मां थी। संजोग से ट्रेनर भी उस प्रतियोगिता में भाग ली हुई थी। प्रतियोगिता शुरू हो गई और अनवरत 2 घंटे की प्रतियोगिता समाप्त हो गई मित्रों। प्रतियोगिता के समापन पर मां ने, पुत्री ने मां से पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि मां आपने मेरी प्रतियोगिता को देखा? तो मां का जवाब था, क्योंकि वह ट्रेनर थी, वह ट्रेनर थी, उसने कहा बेटा हमने तो प्रतियोगिता को देखा ही नहीं, जो आपकी डांस प्रतियोगिता थी उसको हमने देखा ही नहीं, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ा। तो पूछती है कि माँ क्यों नहीं दिखाई पड़ा? तो उसने कहा, कौन? ट्रेनर ने कहा, उसकी माँ ट्रेनर है, उसने कहा बेटा 2 घंटे मैंने केवल एक चीज को देखा कि आप में कमियां कहाँ कहाँ हैं, आप में गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। तो देखिए यही काम है, जब एक जो है आपका जो है गाइड जो होता है, जो आपका मार्गदर्शक होता है, जब आप उससे रूबरू होते हैं, जब आप जुड़ते हैं, तो जो आपके कमेंट्स होते हैं, उन कमेंटों के माध्यम से जो आप बराबर जो है आप विषय वस्तु से संबंधित जो प्रश्नोत्तर करते हैं या आप जो है अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के माध्यम से गलतियों का आपके पता लगता है और प्रशिक्षक क्या करता है, उसको बार बार सुधारने का प्रयास करता है। तो हमारा कहने का मतलब एक चीज़ है मित्रों कि आप अच्छे मार्गदर्शक से जुड़े, जो आपको बराबर सुझाव दे सके, कहाँ कहाँ कमियां होती हैं, प्रतियोगिता में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब सुपर टेट की क्लास पर चर्चा हो। तो देखिए मित्रों, यूपी सुपर टेट की जो परीक्षा व्यवस्था बनाई गई है, उसमें मैं अनिल मिश्रा आपको संस्कृत भाषा का अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि आप मेरे नाम से परिचित इस चैनल पर नहीं हैं,
बराबर हम लोग मिले हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए सुपर टेट की जो विषय सामग्री है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में 10 टॉपिकें डिसाइड की गई हैं। पहला आपका जो पहली टॉपिक डिसाइड है वह गद्यांश और पद्यांश से संबंधित है। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वह बड़ा मौलिक प्रश्न पूछा जाएगा, वह गद्यांश और पद्यांश से ही रिलेटेड होगा। जैसा कि आप सीटेट की परीक्षा आप दिए हैं या देंगे, तो आप देखते हैं वहाँ सारे प्रश्न गद्यांश और पद्यांश पर ही आधारित रहते हैं, लेकिन सुपर टेट में एक पद्यांश से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा और वह मौलिक प्रश्न होता है। मित्रों, गद्यांश और पद्यांश इस बात की जानकारी कराता है कि आपके विषय वस्तु की जितनी भी टॉपिकें हैं, सामान्यतः हर टॉपिकों की आपको जानकारी है, इसीलिए वहाँ से मौलिक प्रश्न बनाया जाता है। दूसरी टॉपिक माहेश्वर सूत्र, जिसे हम संस्कृत व्याकरण की आधारशिला कह सकते हैं। माहेश्वर सूत्र के बारे में सामान्यतः आप लोगों ने सुना है, क्लास में इसकी विशद रूप से चर्चा होगी। तीसरी टॉपिक जो आपसे तीसरा प्रश्न बनाया जाएगा वह संधि विचार से संबंधित होगा, वह संधि से रिलेटेड है। और अगली टॉपिक आपकी है कारक प्रकरण। देखिए, कारक प्रकरण यहाँ से भी बहुत सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर समास प्रकरण की चर्चा होती है। मित्रों, पूरे जो सिलेबस आपका डिसाइड है उसमें सबसे टफ टॉपिक समास प्रकरण है। जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे कि 2019 के सुपर टेट के सिलेबस में यहाँ से 2 प्रश्न बना दिया गया था। अभी पेपर सॉल्व कराते समय आप इसका अवलोकन करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नहीं। फिर शब्द रूप और धातु रूप का नाम आता है जो आपके सिलेबस में है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मित्रों, देखने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से फिसलते हैं, प्रश्न यहाँ से फिसलते हैं। इसको बार बार आपको अवलोकन करना पड़ेगा, तभी जाकर के यहाँ का प्रश्न आप सही कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा परंपरा से यदि हट करके प्रश्न बन गया तो आप प्रश्न अवश्य गलत कर देंगे। फिर उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित बराबर आप पढ़ते हैं, टीटी में भी इस प्रकरण को आपने पढ़ा है। तो देखिए, कोई नई टॉपिक ऐसी नहीं बनाई जा रही है कि जिसका आपने टीटी में अध्ययन नहीं किया है। फिर संख्या संबंधी प्रश्न रहेगा और अंतिम जो 10वीं टॉपिक है वह संबंधियों के नाम से संबंधित है। मित्रों, तो एक चीज आप देख लीजिए, ये 10 टॉपिक, इन्हीं 10 टॉपिकों से आपके सुपर टेट में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो आपको एक प्रश्न करना चाहिए कि सर, जब यही सब टॉपिकें टीटी में थी तो सुपर टेट में भी वही टॉपिकें रख दी गई, तो परीक्षा में क्या अंतर है? इस बात को भी जानना जो है नितांत आवश्यक है। देखिए, टीटी की एक प्रारंभिक परीक्षा जो आपने दिया है और सुपर टेट की जो है आपने परीक्षा जो दिया है, दोनों का यदि आपने मूल्यांकन करें तो विषय वस्तु के अध्ययन का जो तरीका है दोनों अलग अलग है। विषय वस्तु के अध्ययन का तरीका अलग है, परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की प्रकृति अलग अलग है। पूरे सिलेबस से 30 प्रश्न वहां बनाया गया था, यहां आपको उसी सिलेबस से 10 प्रश्नों को बनाया गया है। तो देखिए कैसे अंतर है। इस अंतर को जब आप पेपर
पुराने पेपर को जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं, यदि आप उसको देखेंगे और टीटी के प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपको अंतर स्वतः मालूम हो जाएगा कि हमें इस रणनीति के तहत यहाँ पढ़ना है, वहाँ हमें कैसे पढ़ना है, दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा मित्रों। तो देखिए, इसी के साथ साथ 2019 में जो सुपर टेट में पूछे गए प्रश्न हैं, थोड़ा सा उस पर हम लोग अवलोकन करते हैं। इसके बाद जो है हम लोगों को स्वतः पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, बड़ी अच्छी टॉपिक है। सुपर टेट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है मित्रों, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया था। पूछा गया है कि शैले शैले नामालिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे साधो ना ही सर्वत्रम चंदन ना बने बने। तो देखिए, जैसा कि हम लोग चर्चा करते थे मित्रों कि पहली टॉपिक आपकी क्या है, गद्यांश और पद्यांश। जब हम 2019 के सुपर टेट के पेपर को देख रहे हैं तो पहला प्रश्न भी यहीं से बनाया गया है और सारगर्भित प्रश्न क्या बनाया गया है इस पद्यांश से। तो देखिए, एक ही प्रश्न बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो कह रहे हैं कि अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के ना भवति। कह रहे हैं कि अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के ना भवति। कह रहे हैं कि इस श्लोक में, क्योंकि पहले तो एक चीज आप जान लीजिए कि कोई भी प्रतियोगी हो उसको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमसे किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का अर्थ क्या है। जब इस चीज को आपको जानकारी हो जाती है तो आपको प्रश्न का उत्तर देना नितांत सरल हो जाता है। और एक चीज, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, आपको घबराने की बात नहीं है, उसी पद्यांश और गद्यांश में ही रहते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि अस्मिन् श्लोके सर्वत्र के ना भवति। सर्वत्र के ना भवति, सर्वत्र कौन नहीं होता है या कौन नहीं पाया जाता है। तो देखिए, आप छंद की जो दूसरी पंक्ति है वहीं से प्रश्न बना दिया गया है मित्रों। कह रहे हैं कि साधवो ना ही सर्वत्रम, यही लाइन है, साधवो ही ना सर्वत्रम। तो देखिए, अब आप प्रश्न का उत्तर निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहे हैं कि सर्वत्र के ना भवंती, सर्वत्र कौन नहीं होते हैं या सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं। मौक्तिकम साधवो माणिक्यम चंदनम। तो देखिए, यहीं से प्रश्न बनाया गया है, यही आपका पहला प्रश्न है मित्रों। और देखिए, प्रश्न का आंसर आपको मिल जाना चाहिए। कह रहे हैं कि सर्वत्रम साधवो, कौन नहीं पाया जाता है, साधवो नहीं पाए जाते, सज्जन नहीं पाए जाते हैं, सज्जन हर जगह नहीं पाए जाते हैं। यही प्रश्न का उत्तर है। तो हमें तो नहीं लगता है कि आपको यहां से कोई दिक्कत होनी चाहिए। पहले प्रश्न का आंसर क्या है, साधु। यह प्रश्न बहुत सावधानी पूर्वक करने लायक है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आइए दूसरे प्रश्न की चर्चा हो। समास प्रकरण की बात आ गई। समास प्रकरण से बनाया गया प्रश्न है। कहा जा रहा है कि सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास, सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास है। हमने आपसे विषय वस्तु में बताया था कि बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक बहुत ही टफ टॉपिक मानी जाती है व्याकरण प्रकरण में। और देखिए, यहां से प्रश्न बनाया गया कि सूर्योदय, सूर्योदय। मान लीजिए कि इस प्रश्न को हमें करना है और हमें बिल्कुल नहीं आता है, हम कैसे करें, कैसे करें इस प्रश्न को। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले
टीटी में आपको कारक का ज्ञान है मित्रों। ना आए तो पद को तोड़ दीजिए, उसमें विभक्तियों का निर्देश किया जाता है, उसका चिन्ह आपको बताया गया है कि प्रथमा का विभक्ति चिन्ह क्या है, द्वितीया का क्या है, तृतीया का क्या है, चतुर्थी का क्या है, पंचमी का क्या है। हिंदी में आप जान लीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके परीक्षा का स्तर बहुत सामान्य है। तो देखिए, सूर्योदय, सूर्य का उदय होना का किस विभक्ति का चिन्ह है, तो आप पाएंगे षष्ठी का चिन्ह है। तो सीधे इसमें कौन समास हो जाना चाहिए, व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इसमें कौन समास हो जाना चाहिए भैया, तत्पुरुष समास का बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है सूर्यस्य उदय, सूर्य का उदय होना। आपका ये विग्रह बनता है, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। कहाँ से प्रश्न बनाया गया, समास प्रकरण से बनाया गया है। फिर अगले टॉपिक पर चर्चा हो। फिर देखिए, हमने आपसे कहा था कि समास प्रकरण से पिछली परीक्षा में 2 प्रश्न पूछा गया था। आपका प्रश्न है तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था मित्रों, पूछा गया है नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में समास कौन है। समास प्रकरण में आप पढ़ेंगे विशेषण विशेष, कमल कैसा है, कमल नीला है। यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन एक चीज आपको दिक्कत होती है। आप जब समास प्रकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको चर्चा होगी, समाना अधिकरण की बात होती है। समाना अधिकरण में, क्योंकि समास में 2 पद होते हैं, दोनों पदों की विभक्तियां समान होती है। प्रथमा विभक्ति में दोनों पद होते हैं। तीसरी बात होती है कि यह जो है नपुंसक लिंग में होता है। इसका मतलब ये कौन समास हो जाना चाहिए, कर्मधारय समास का बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसकी विशद व्याख्या समास प्रकरण की टॉपिक आने पर हम लोग साथ साथ इसका अध्ययन करेंगे मित्रों। इसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा हम लोग करना चाहें, धातु प्रकरण की चर्चा, क्रिया की बात होती है। हमने आपसे बताया कि प्रश्न यहीं से गलत होते हैं मित्रों। पूछा गया है दास्यति क्रियापद है, इस क्रियापद में आपको लकार बताना है कि रूप कहाँ बनता है। देखिए, टीटी में इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता, वहां से पूछ लिया जाएगा लट लकार में पठति रूप बनता है या पठति रूप कहाँ बनता है। थोड़ा सा यहाँ पर प्रकृति घुमा दी गई है। दास्यत क्रियापद कहाँ बनता है, रूप वही है, पूछने का तरीका अलग है। जानते सब कुछ आप हैं, लेकिन जो है बिना सोचे बिना विचारे सुपरटेट के प्रश्नों में आप टिक नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, दास्यति सामान्य रूप से जानते हैं। यहाँ लकार की बात हो रही है, तो लकार कौन सा लकार बनना चाहिए भैया, लट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग लकार है, लिट लकार है। तो कौन सा लकार होना चाहिए, ये लिट लकार में पूछा गया है। लिट लकार का मतलब भविष्यत काल, भविष्यत काल। दास्यत रूप कहाँ बनता है, लिट लकार, भविष्यत काल में प्रथम पुरुष एक वचन में जो है यह रूप पद बना हुआ। आइए अगले प्रश्न की चर्चा हो मित्रों। देखिए, पद्यांश से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है यहाँ, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश दोनों आपके सिलेबस में था, लेकिन पेपर सेटर जो था वह गद्यांश प्रकरण का से प्रश्न नहीं बनाया। दोनों प्रश्न जो है पद्यांश से बना दिया गया है मित्रों। तो देखिए, कह रहे कि संपत्तो उदेति सवितः ताम्रः एव अस्मयेति च संपत्तो विपत्तो च महत्माम एक रूपता।
तो कह रहे हैं कि सविता कीदृशः उदेति। आपको यहां भाव नहीं जानना है, पहली बात जान लीजिए, आपको अर्थ नहीं जानना है। देखिए इन्हीं पंक्तियों से प्रश्न बनाया गया है। क्या है? कह रहे कि सविता कीदृशः उदेति, यही आपका सविता कीदृशः उदेति। कह रहे कि ताम्रः सविता उदेति। क्या है भैया? कह रहे कि ताम्रः सविता उदेति। तो सीधे यही प्रश्न का उत्तर है। इन्हीं में से जो है आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? पहला विकल्प देखिए ताम्रः है, दूसरा विकल्प पीता है, तीसरा विकल्प नीला है, चौथा विकल्प हरिता है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ताम्रः सविता उदेति। तो आपका विकल्प ए सही है मित्रों। और इसी तरह से आपको पद्यांशों को पढ़ना होगा और प्रश्नों का जवाब देना होगा मित्रों। तो आइए अगले प्रश्न की चर्चा हो। संबंधियों के नाम की चर्चा हमने आपसे की थी और देखिए यहाँ पर संबंधियों के नाम से संबंधित एक प्रश्न बनाया गया है मित्रों। पूछा गया पितृशोषः का क्या अर्थ होता है। तो सामान्यतः है, बहुत आसान प्रश्न है ये। संबंधियों के नाम में पितृशोषः की जब चर्चा होती है तो यह अर्थबोध कह रहे हैं कि बुआ के लिए होता है, कि चाची के लिए होता है, कि ताई के लिए होता है, कि मौसी के लिए होता है। तो एकदम बहुत सीधा और बहुत सिंपल प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में बुआ को पितृशोषः कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुआ को पितृशोषः कहा जाता है। इसी तरह से भगनी को क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। माता को कहा जाता है। संबंधियों की चर्चा आएगी तो वहां विशद रूप से चर्चा होगी। तो आइए अगले प्रश्न पर चर्चा हो। फिर देखिए मित्रों, बड़ा अच्छा प्रश्न बनाया गया है। धातु प्रकरण से ही संबंधित प्रश्न है। पूछा गया है कि गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप आपको बताना है। गम धातु, गम जाने के अर्थ में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है, कह रहे हैं कि लकार कहाँ है? लिट लकार का प्रयोग किया गया है भविष्यत काल में। और मध्यम पुरुष बहुवचन में पूछा गया है क्या बनना चाहिए? तो कह रहे हैं कि गमिष्यत है। क्योंकि आप देखिए लट लकार में क्या बनता है? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। और यही गमिष्यथ जो है आपसे पूछा भी गया है। यही प्रश्न का जवाब है मित्रों। तो देखिए इस तरह से जो है कितना आसानी से आप इस प्रश्नों से अवलोकित हो रहे हैं। फिर देखिए शब्द रूप आपको, क्योंकि आप देखते हैं जब इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो पद की बात होती है। एक नाम पद होता है, एक क्रियापद होता है। क्रियापद को धातु कहते हैं, नाम को संज्ञा सर्वनाम आदि नाम से बोधित किया गया है। तो यहाँ शब्द के अंतर्गत क्या है? नाम पद है। और यहाँ से भी आपसे पूछा गया कि गाह पद में विभक्ति और वचन बताना है कि गाह पद कहाँ बनता है। तो देखिए गो शब्द का रूप है, गो शब्द का रूप है, मूल पद गो है, गो का द्वितीया बहुवचन में गाह बनता है। क्या बनता है? गो का द्वितीया विभक्ति बहुवचन में गाह पद का निर्माण होता है। तो आइए अगले प्रश्न की चर्चा हो। लास्ट प्रश्न आपके सामने देखिए प्रत्यय विधान का है। तो प्रत्यय विधान से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। हसंती पद है, हसंती पद में प्रत्यय का विधान बताना है मित्रों। तो हसंती पद में किस प्रत्यय का विधान होना चाहिए? अक्तिन प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है,
सत्र प्रत्यय है, ल्योट प्रत्यय है। तो देखिए यहाँ पर जो है सत्र प्रत्यय का विधान होता है, इसकी विशद रूप से आप चर्चा प्रकरण के आने पर होगी। प्रकरण बहुत आसान है, इस टॉपिक से आपके प्रश्न गलत नहीं होते हैं। थोड़ी सी भी यदि आपको जानकारी होगी जब आप अध्ययन करेंगे तो यह टॉपिक सबसे सरल होगी। और इसी के साथ साथ मित्रों आज की क्लास का यहीं पर समापन कर दिया जाए। कल से विशद रूप से जो है आपकी क्लास होगी। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मित्रों कि इस क्लास को यदि आपको पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं एक शिक्षक के लिए वही जो है प्रोत्साहन है। उससे होता क्या है कि शिक्षक की जो अगली क्लास होती है वह और बेहतर ढंग से आपके सामने आती है, वह बेहतर ढंग से प्रयास करना चाहता है। और इसीलिए आप कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।